दशहरे को जन्म लेने वाले महाराव शेखा जी एक अवतारी पुरुष थे, जिनकी संतान हमें होने से गर्व महसूस करते हैं। महाराव शेखा जी एक अवतरित हुए हैं एक प्रकार से। बड़ी विलक्षण बुद्धि थी उनकी, बड़े विलक्षण व्यक्ति थे वो। और उनका जन्म उनके नाना के घर, लूणकरण जी नाना उनके निर्माण नाना थे उनके, जो एक तोंदा के एक जागीरदार थे, उनके यहाँ पर उनको होता है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि महाराव शेखा जी के जन्म से जुड़ी हुई जितनी भी भ्रांतियां थी, हमने उसको क्लियर करने की कोशिश की। अब चूंकि जितनी महान विभूति होती है, उसका नाम लेके या उसके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को अपने हिसाब से बता के लोग जो हैं कालांतर में प्रसिद्ध होने का प्रयास करते हैं। तो पिछले एपिसोड में उनके जन्म से जुड़ी भ्रांतियों को हमने बताया और इस एपिसोड में उनके नाम से जुड़ी भ्रांतियों को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब शेखा जी के जन्म के विषय में अगर मैं आपसे बात करता हूं तो उनकी जन्म कुंडली को देखिए। जन्म कुंडली बनाई हुई है, विशेष एक ज्योतिषी हैं जो विद्वान हैं उन्होंने बनाई है। उनके अनुसार वो कहते हैं ये तो सब अवतारी पुरुष थे। शेषा के एक लक्ष्मण जी के अवतार हैं, ये तो शेषनाग के अवतार हैं, इसलिए उनका नाम शेषा रखा गया। श जो है वो हमारी राजस्थान में खड़ी भाषा में बोला नहीं जाता, श का प्रोनाउंसिएशन ख किया जाता है। एक व्याकरण की दृष्टि से देखें, खड़ी बोली की व्याकरण की दृष्टि से देखें तो शेष और शेख दोनों एक ही भाषा है, वहाँ पर श को ख बोला जाता है। ये हमारी एक खड़ी बोली की संस्कृति में एक ख आता है, तो उनका नाम है शेषा, लेकिन उनको कह दिया गया शेखा। वो शेखा कह सकते हो आप, उसको शेष कह सकते हो आप, लेकिन कृपया ये तो मत कहें कि उनका नाम शेखा इसलिए रखा गया क्योंकि वो शेख बुरहानुद्दीन चिश्ती के आशीर्वाद से पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम शेखा रखा गया। एक सांस्कृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, श्रद्धा की दृष्टि से कहीं वहाँ पर कोई मेल खाता ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको एक रिपीट के चले जा रहे हैं। कोई इस पर प्रश्न नहीं करता है, कोई अनुसंधान नहीं करता है। और इतिहासकार इस बात को लेकर के किंचित भी, लेकिन मास्टर भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और उसी बात को लेकर हमारी गोष्ठियाँ होती हैं, सभाएं होती हैं, उन सब सभाओं में हम उनको आगे बात को रिपीट करते हुए चल रहे हैं। कोई बुद्धिमान व्यक्ति तो खड़ा हो जो इस बात को प्रश्न लगाए कि भाई तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे हो सकता है? क्या हम सभी मूर्ख हैं जो उस बात को मान लें? लेकिन मैं इस बात को मानने को कदापि तैयार नहीं हूँ। शेख बुरहानुद्दीन चिश्ती तैमूर लंगड़े, जिसको तैमूर लंग कहा जाता है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ, तैमूर लंगड़े के साथ में वो लोग हिंदुस्तान में आए थे। उनका मकसद यही था कि हिंदुस्तान में इस्लाम को कैसे फैलाया जाए। उनसे जुड़े हुए लोगों ने इस भ्रांति को फैलाया है, इसलिए मेरे मतानुसार उनका नाम शेषा था और वो शेषा उनकी कुंडली के हिसाब से रखा गया था, न कि बुरहानुद्दीन चिश्ती साहब के आशीर्वाद से पैदा होने के कारण उनका नाम शेखा रखा गया। राव शेखा जी के चेहरे पर जो रौनक और रोशनी थी वो देखने लायक थी। अभी उनका जन्म के बाद चाचा जो थे उनको ऐसा लगता था कि इनके संतान नहीं है, कुछ, सारे नहीं, क्योंकि उनके कुछ चाचा जीवन भर उनके साथ रहे हैं, उनकी तरफ से युद्ध लड़े हैं, उनके हर अच्छे बुरे में साथ में रहे हैं। तो ये मैं आपको बता दूं कि उनमें से कुछ चाचाओं की महत्वाकांक्षाएं थी और वो उस महत्वाकांक्षाओं के कारण उनको लगता था कि महाराव शेखा जी के आने के बाद में शायद अब वो उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी ना हो। राव मोकल जी को इतनी पूजा पाठ से, इतनी गौ सेवा से और इतनी ईश्वर आराधना से बच्चा पैदा हुआ, तो वो उसको ऐसे माहौल में तो छोड़ सकते नहीं थी। और उनकी जन्म कुंडली भी बताती है, जो मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको कहा था। तो उनका लालन पालन पहले 10-12 साल उनके नाना जी लूणकरण जी के यहीं पे हुआ। राव शेखा जी की प्रारंभिक शिक्षा उनके ननियाल गढ़ त्योदा में उनके नाना जी राव लूणकरण जी के यहाँ हुई थी। उनकी जो भी थी घुड़सवारी थी, उनकी शस्त्र विद्या थी,
उनकी व्यूह रचनाएं की उनकी जो विद्या थी वो सब उनके नाना जी के घर में ही उनकी होती है। उस जमाने में शिक्षा का इतना ही था कि घर पर आकर पंडित जी और मौलवी वगैरह पढ़ाते थे। उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, सैन्य शिक्षा का उनको अभ्यास हो गया था। लूणकरण जी एक बहुत ही कुशल निर्माण थे, योद्धा थे, नीतिकार थे। उनकी अपने समाज में बहुत इज्जत थी। तो जिस प्रकार से उनका महाराव शेखाजी का पूरा जीवन है, लूणकरण जी की नीतियां उस पर स्पष्ट दिखाई देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लूणकरण जी ने उनको वो नीतियां सिखाई थी। इसमें मुझे कोई ईगो वाली बात नहीं लग रही। कई इतिहासकार जो कह रहे हैं कि महाराव शेखाजी की प्रारंभिक शिक्षा नान अमृतसर में हुई है। कईयों का ये मानना है कि उनकी शिक्षा उनके नाना जी राव लूणकरण जी के यहाँ पे तोंदागढ़ में हुई है। अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है, पर मुझे इसमें कोई ईगो नजर नहीं आ रहा है। युद्ध कौशल, नीतियां, राजनीति, इस सब की शिक्षा उन्होंने लूणकरण जी से गढ़ त्योदा में ली। राव शेखाजी महान सूरवीर, प्रतापी और युद्ध कौशल में अजय थे। उनकी वीरता का कोई सानी नहीं था। युद्ध नीति, राजनीति, दंड नीति, इन तीनों कामों में या शास्त्रों में, शास्त्रोक्त नीतियां जो थी उनमें राव लूणकरण जी बहुत महारत हासिल थी उनको, ऐसा माना जाता है। राव लूणकरण जी महान योद्धा थे, वीर और प्रतापी थे, और उन्होंने जिस युद्ध कौशल से लड़ाइयों को जीता था, वो ही युद्ध कौशल है राव शेखाजी ने अपने जो भी युद्ध हुए उनमें अपनाया था। गढ़ त्योदा एक छोटा सा गढ़ था, उसके बावजूद भी उसका उल्लेख कई ग्रंथों में आता है। और राव लूणकरण जी का उस समय के जितने भी इतिहासकार हैं जिन्होंने निर्माण के ऊपर ग्रंथ लिखा है, उन्होंने राव लूणकरण जी के बारे में कहीं ना कहीं लिखा है। इसका मतलब वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। और ऐसे में अगर महाराव शेखाजी की प्रारंभिक शिक्षा वहाँ होती है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इसको इशू बनाने वाली बात है। अब कच्छाओं का ईगो खड़ा हो रहा है कहीं पे कि नहीं साहब, हमारे पास का युद्ध नीति नहीं थी, वो अपने नाना जी के यहाँ क्यों सीखते। ये कोई ईगो की बात नहीं है कि वही उन्होंने वहाँ शिक्षा ली या फिर यहाँ ली। कि कच्छाओं की युद्ध नीति, कूटनीति बिल्कुल अलग तरीके की थी। और जो महाराज शेखाजी ने जितने युद्धों में अपनी नीतियों को दिखाया है, जो आप देखते हैं, वो कच्छाओं के किसी भी युद्ध में नजर नहीं आती। तो ये भी सिद्ध करता है कि महाराव शेखाजी की प्रारंभिक शिक्षा राव लूणकरण जी के सानिध्य में गढ़ त्योदा में हुई थी। उन्होंने अपने नाना जी की यहाँ पे शिक्षा, प्रारंभिक जो शिक्षा थी उनकी वहाँ उन्होंने प्राप्त करी। और यही कारण था कि वो इतने कुशल योद्धा आगे जाके बने। 12 वर्ष पश्चात वो उनको बुलावा जाता है कि आपके पिताजी बीमार हैं, आप आएँ। और तब लूणकरण जी ने अपने प्रोटेक्शन के, अपने गार्ड के साथ में लगभग 125 आदमी थे जो उनके गार्ड के साथ उनको बरवाड़ा भेजा था। और मात्र 50 वर्ष की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। यहाँ पर भी बड़ी एक विडंबना है और लोगों ने पैदा कर रखी कि साहब शेखाजी का जन्म हुआ तो उस वक्त मोकड़ जी वृद्ध अवस्था में थे, कतई नहीं थे। अगर उनकी तारीखों का कैलकुलेट किया जाए, उदयकरण से लेकर के आज तक अगर मैं उनकी तारीखों का वर्णन करूं, उनका मैथमेटिकल कैलकुलेशन करूं जो इस पुस्तक में जो किया है, तो उनकी 50 साल में उनकी उम्र में उनकी मृत्यु उनकी हो जाती है। ये बात, इसको भी ध्यान में अगर हम देखें तो भ्रम है यहाँ पर। इस भ्रम को हमने पाल करके रखा हुआ है और अभी तक भी हम उसकी बात करते हैं कि साहब जगह जगह पर सुनने में आता है कि वो तो वृद्ध अवस्था में पैदा हुए थे। नहीं, गलत, वृद्धावस्था नहीं थी। 50 वर्ष की आयु को वृद्धावस्था होती है क्या? कोई हो सकता उनको एक मानसिक एक कोई बीमारी रही हो उनको, या शारीरिक बीमारी रही हो, या इस प्रकार की बीमारी जिनका जिक्र नहीं किया गया है। अनिहाउ
12 वर्ष के वर्ष में उनका एक राज्याभिषेक हुआ। राज्याभिषेक के वर्ष में वो बिल्कुल बच्चे थे। अल्पावस्था में 12 वर्ष की उम्र में शासक हो गए। और वो इतने प्रतापी राजा थे कि वो 12 साल की आयु में राजगद्दी पे बैठे और 52 साल की उम्र तक उन्होंने अपना राजधानी अमृतसर को बनाया, पूरा शेखावतों का पूरा इलाका बनाया। ये जो मेरे पीछे आप स्मारक देख रहे हैं, ये पैनोरमा स्मारक बनाई जा रही है। महाराव शेखाजी का जो ट्रस्ट है उनके द्वारा ये पैनोरमा स्मारक काइंड ऑफ अ म्यूजियम, जिसमें महाराव शेखाजी की स्मृति में जुड़े हुए सारे जितने भी प्रसंग हैं वो सारे दर्शाए जाएंगे। उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को यहाँ रखा जाएगा। ये एक प्रसन्नता की बात है कि महाराव शेखाजी से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए कम से कम एक म्यूजियम तो बन रहा है, जिससे लोग आके देख सकें। किसी ना किसी बहाने लोग यहाँ आना शुरू करें, आए तो उनकी नज़र इस जीर्ण शीर्ण गढ़ पे भी पड़ेगी। देखो सर, यहाँ राव राजेंद्र सिंह जी जो डिप्टी स्पीकर थे, पूर्व डिप्टी स्पीकर, उन्होंने पैनोरमा ये बन रहा है, चालू है काम, उन्होंने इंटरेस्ट लिया है और ये काम इतना अब हमारी सरकार चली गई। मुख्य रूप से जो राव साहब भारतीय जनता पार्टी से विधायक थे, लगातार 3 बार रहे, उन्होंने इसके लिए ये उनके नाम थी तो ट्रस्ट को ये दे दिया। ट्रस्ट को ये जो जमीन है, ये जगह है जो पैनोरमा बन रहा है, वो सारी ट्रस्ट को दे दी। और इनका ट्रस्ट भी बहुत बड़ा है, ट्रस्ट में बहुत पैसे हैं, इसका काम अब जल्दी हो जाएगा। अच्छा, ये इसका जीर्णोद्धार का काम? हाँ, जीर्णोद्धार। तो पाछो खड़े हो जासी? हाँ, पाछो वैसे की वैसे पैनोरमा वो विदेश नहीं, पैनोरमा नहीं, मैं गढ़ की बात कर रही हूँ। ये जन्म स्थली है कुंभ, और पैनोरमा राव शेखाजी के लिए ही बना है, वो म्यूजियम बन रहा है। तो कुछ लोगों ने मतलब राव राजेंद्र सिंह जी जो हैं डिप्टी स्पीकर रहे हैं, वो भी शेखाजी की डायनेस्टी से आते हैं। संपत सिंह जी धमोरा हैं, जालिम सिंह जी हैं। कुछ लोगों ने मिलके, जिनकी बहुत अति श्रद्धा थी, वो एटलीस्ट पैनोरमा बना रहे हैं जिसमें महाराव शेखाजी के बाद की स्मृतियों को रखा जाए, लोग आके देख सकें। पर मेरा बाकी राजपूतों से या बाकी लोगों से निवेदन है कि ये जो गढ़ है, कम से कम इसको इस अवस्था में तो बना दो कि ये और ढहे ना। ये जो उनकी जन्मस्थली मानते हैं, पूजते हैं, तो उसको कम से कम इतना ढंग से रिपेयर करके ऐसी अवस्था में ला दिया जाए कि ये ढहे ना। तो महाराव शेखाजी के बारे में मैं आपसे जितनी भी बातें कहूँ वो कम है। ये कुछ लोगों का थोड़ा सा प्रयास है, ट्रस्ट बना के जितनी उनका सामर्थ्य है वो कर रहे हैं। बट साहब, इतने विशाल व्यक्तित्व के लिए कुछ लोग जो हैं इकट्ठे होके करें। शेखावतों के पास पैसे नहीं है क्या? शेखावत जो हैं आज की डेट में अरबोपति हैं। वो आज इसलिए यहाँ पे हैं, शेखावत हैं, क्योंकि महाराव शेखाजी हुए थे। अगर महाराव शेखाजी नहीं होते तो उनका नाम कोई करीम खान होता, किसी का हसन खान होता। मुगलों ने इतना, अखन खान ने इतना उत्पात मचाया हुआ था, कायम खान ने इतनी, झुंझुनू तक तो वही बैठे हुए थे, फतेहपुर में वही बैठे हुए थे, किसको छोड़ते? आज जाइए फतेहपुर, आप देखेंगे वहां पे बहुत लोग कन्वर्ट हुए हैं किसी जमाने में। महाराज शेखाजी की वजह से आज हम हैं, हमारा अस्तित्व है। तो क्या हमको नहीं चाहिए कि हम इस तरीके से उनकी जो स्मृतियां हैं उनको संरक्षित करें? बात कड़वी है पर सच है, और सच कहने से कभी डरना नहीं चाहिए। मेरा सभी से निवेदन है, जैसे महाराज शेखाजी ने जातियों को, धर्म और संप्रदायों को एक इकट्ठा करके उनकी एक पहचान बनाई थी कि आप शेखावाटी से हैं, उसी तरीके से हमको अपनी पहचान भूल के हम सब शेखावाटी से हैं, उनसे जुड़े हुई चीज़ों को संरक्षित करके, और ये एक साधन बन सकता है सबको इकट्ठा करने का। जो ओवर द ईयर जो है बहुत सारे लोगों ने वैमनस्य फैलाया है,
उस वैमनस्य को धोने का एक कारण शेखा जी बन सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और आप भी लोगों से बात करें। महादेव। आमेर में एक उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध एक षड्यंत्र एक चला आ रहा था कि अभी ये बच्चा है, किसी प्रकार से दबाव बनाओ। तो कई प्रकार के राजनीतिक दबाव बनाए गए और पहला दबाव तो ये बना गया कि साहब वो हमारे जो घोड़े हैं आपके पास में, उन घोड़ों को हमारे वापस कीजिए।